हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आप अपने चैनल पर साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना। प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियोस। आज की हमारी क्लास है ऊष्मा ताप एवं तापमापी ऊष्मा संचरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू ये क्लास हम करेंगे और इस क्लास में मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एनसीईआरटी बुक से है, आरबीएससी की बुक से है। वही क्वेश्चन है, क्लास 7th में ये चैप्टर है। 9th क्लास और 7th क्लास से ये क्वेश्चन है सारे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रीट लेवल 2 साइंस मैथ के लिए, रीट लेवल 1 के लिए, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आरएस, हाई कोर्ट, एलडीसी, आरआरबी, एसएससी, एनटीपीसी, इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊष्मा का कुचालक है? इनमें से कौन सा ऊष्मा का कुचालक है? एल्यूमिनियम, तांबा, लकड़ी और आयरन। सही आंसर है लकड़ी। धातुएं, एल्यूमिनियम, ये आयरन, ये सभी धातुएं, और धातुएं सभी ऊष्मा की सुचालक होती है। लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक, ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? डिग्री सेल्सियस में दे रखे सारे तापमान। फ़ारेनहाइट में होता तो 98.7 के आसपास, 98.7 फ़ारेनहाइट होता है, और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सही आंसर है, मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है, जल में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है? चालन, विकिरण या समन की तरह? ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए 3 मेथड है, चालन, विकिरण और समन। चालन ठोसों में होता है, ठोस पदार्थों में चालन के द्वारा ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होता है। विकिरण के द्वारा निर्वात में, जहाँ पर कोई माध्यम नहीं है वहाँ पर, और समन के द्वारा द्रव और गैस में। तो जल द्रव है, तो यहाँ पर सही आंसर हो गया संवहन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन के द्वारा होता है, कि जैसे कोई ठोस है तो गर्म सिरे से ऊष्मा ठंडे सिरे की तरफ फ्लो करती है। अगला क्वेश्चन है, कॉलम बी और कॉलम ए, 2 कॉलम है, इनको सही सही हमें मैच करना है। तो कॉलम ए में थर्मोमीटर्स दिए हुए, और कॉलम बी में इनके बारे में थोड़ी जानकारी दी हुई है। तो बात करते हैं, देखो, डॉक्टरी थर्मामीटर, प्रयोगशाला थर्मामीटर, अधिकतम न्यूनतम तापमापी और मानव शरीर का तापमान। तो मानव शरीर का तापमान तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो इसका डी हो जाएगा चौथे का आंसर। तो अब ये थर्मामीटर, डॉक्टरी थर्मामीटर या क्लिनिकल थर्मामीटर, तो इसकी रेंज होती है 35 से 42 डिग्री, क्योंकि हमारा तापमान होता है शरीर का 37 डिग्री, तो हमें 35 से 37 इस रेंज में ही ये काम करती है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर ये बी से सम्मिलित हो गया। प्रयोगशाला जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, तो इसकी रेंज होती है -10 से +110, यानी -10 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक डॉक्टरी थर्मामीटर की रेंज होती है। तो सी दूसरे से सम्मिलित हो गया। और अधिकतम मौसम का तापमान, वातावरण का तापमान नापने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमानी, ये तापमान भी काम में लेते हैं। पूरे दिन में अधिकतम तापमान कब रहा और न्यूनतम कब रहा, इसके लिए तो ये मौसम की जानकारी के लिए काम में आता है। तो ये दूसरा ए से रिलेटेड हो गया, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर भी मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। तो कॉलम ए और कॉलम बी है। कॉलम ए में दिया हुआ है चालक, चालन, समन, विकिरण। चालक, समन और विकिरण, तो ये तो ऊष्मा हस्तांतरण की विधियां अलग अलग। चालन के द्वारा ठोस में, समन के द्वारा द्रव और गैस में, और विकिरण के द्वारा निर्वात में। और चालक वह होता है जिसमें से ऊष्मा प्रवाहित हो जाए। तो देखो, ए का डी हो गया, जिसमें से ऊष्मा प्रवाहित हो जाए, वो उसे हम चालक कहते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और जल में ऊष्मा का स्थानांतरण जल में समन के द्वारा होता है, तो ये ए वाला इससे, तीसरे वाले से रिलेटेड है। और ठोसों में ऊष्मा ये चालन विधि के द्वारा होती है ठोसों में, तो ये इससे रिलेटेड हो जाएगा। और बिना माध्यम ऊष्मा का संचरण विकिरण मेथड के द्वारा होता है, तो ये इससे सम्मिलित हो गया। और चालक जो है वो जिसमें से ऊष्मा स्थानांतरित हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है? इनमें से कौन सा मात्रक तापमान का नहीं है? 4 मात्रक है, फ़ारेनहाइट, पास्कल, सेल्सियस और केल्विन। देखो, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस और केल्विन, ये तीनों तापमान के मात्रक है। एक रोमर भी होता है, और ये पास्कल जो है दाब का मात्रक है। तो यहाँ पर दाब का मात्रक होता है पास्कल, और तापमान का नहीं होता। तो तापमान का कौन सा मात्रक नहीं है? पास्कल नहीं है। निम्न कथनों पर विचार करो।
ये कुछ स्टेटमेंट दिए हुए, अभी हमें पता करना है कि इनमें से कौन कौन से सही है। स्टेटमेंट क्या है, देखो एक एक करके बात करते हैं। पहला 3 स्टेटमेंट दिए हुए, फिर हमें बताना कौन सा सही है। तो पहला है उष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द्रव और गैसों में उष्मा संवहन के द्वारा स्थानांतरित की जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। गर्म से ठंडे सिरे की ओर वस्तु के उष्मा का अगर स्थानांतरण हो रहा है तो वह ठोसों में होता है और ये चालन विधि के द्वारा होता है। तो ये तीसरा भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सही आंसर हो गया डी, तीनों 1, 2 और 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है कौन सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक एक करके बात करते हैं। पहला है कि थल समीर बहने का समय रात है, और दूसरा है कि समुद्र समीर बहने का समय दिन है, और तीसरा है कि गहरे रंग के कपड़े पहनने का समय शीत ऋतु है, और हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय ग्रीष्म ऋतु है। तो देखो थल और समीर, समुद्र समीर की बात करते हैं कि जब समुद्र और ज़मीन ये कोस्टल एरियाज़ में जहाँ पर थल और समुद्र दोनों है, तो वहाँ पर थल समीर यानी जो थल से समुद्र की तरफ बहती है और समुद्र सरी जो समुद्र से थल की तरफ बहती है, तो वो पवन होती है। और ये कब बहती है, तो दिन के समय में थल समीर बहती है, बिल्कुल सॉरी, थल समीर जो है रात के समय में बहती है, ये सही है। और दिन के समय में समुद्र समीर बहती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्योंकि दिन के समय में जल और थल दोनों गर्म हो रहे हैं सूर्य की गर्मी से। अब जमीन जल्दी गर्म हो जाती है और पानी धीरे धीरे गर्म होता है, तो ज़्यादा गर्म कौन हो गई, ज़मीन गर्म हो गई, तो वहाँ पर हवा का प्रेशर कम हो गया, और जल के ऊपर हवा का प्रेशर ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम की ओर, तो जल से थल की ओर दिन के समय बहती है, और रात के समय में समुद्र से ज़मीन की तरफ बहती है। और गहरे रंग के कपड़े हम शीत ऋतु में पहनते हैं, डार्क कलर के, क्योंकि ताकि वो ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित कर सके। और सफ़ेद रंग के और हल्के रंग के गर्मी में पहनते हैं, ताकि वो सफ़ेद रंग सबसे कम ऊष्मा को अवशोषित करता है, इसलिए। तो ये सभी सुमेलित है। चौथा स्टेटमेंट ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टरी इन कथनों पर विचार करो, कौन सा सही है बताना है। डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तो होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है। तो देखो ये सही है कि 35 से 40 डिग्री इसकी रेंज होती है। 35 से 40 डिग्री तक टेम्परेचर मेजर करती है, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस है, तो 35 से 42 के बीच में काम हमारा चल जाता है इससे। अब डॉक्टरी थर्मामीटर में पारे का प्रयोग नहीं किया जाता। जो डिजिटल थर्मामीटर होता है, तो उसमें हम पारे का प्रयोग नहीं करते, बल्कि डिजिटली उसमें नंबर्स अपीयर हो जाते हैं। पहले करते थे, लेकिन अभी इनमें नहीं करते। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करो। यहाँ पर 2 कथन दिए हुए और पता करना कि कौन से सत्य है। पहला है कि गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा अब अधिक ऊष्मीय विकिरणों को कम अवशोषित करती है। यानी कि गहरे रंग की वस्तुएं हल्की की बजाय ऊष्मीय विकिरणों को कम अवशोषित करती है, ये गलत है। गहरे रंग की वस्तुएं ज़्यादा अवशोषित करती है और हल्के रंग की कम अवशोषित करती है। ऊनी वस्त्र सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण ये है कि ऊन ऊष्मारोधी है और इसके रेशों के बीच वायु फंसी रहती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऊष्मा की कुचालक होती है, ऊष्मारोधी होती है, और उसके शरीर के बीच में वायु ये गैप होता है, उनमें वायु फंसी रहती है, और वायु भी ऊष्मा की कुचालक है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है, ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी निश्चित ताप के लोहे के गोले को उसी ताप में जल में डुबाया जाए, तो यानी दोनों का, गोले का तापमान और जल का तापमान सेम है, इक्वल है, तब क्या होगा। लोहे से लोहा उष्मा का अच्छा चालक होने की वजह से लोहे का गोला और गर्म हो जाएगा, या लोहे का गोला ठंडा और जल का ताप अधिक हो जाएगा, या लोहे के गोले और ताल के जल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या गोले और ताप दोनों का जल का दोनों का तापमान कम हो जाएगा। सही आंसर है कि इन दोनों के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तापमान में परिवर्तन तभी होता है जब उष्मा का स्थानांतरण हो, और उष्मा का स्थानांतरण होने के लिए तापमान में डिफरेंस, अंतर होना जरूरी है। एक अधिक तापमान से कम तापमान की तरफ उष्मा का स्थानांतरण होगा, तो यहाँ दोनों का तापमान समान है, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई में प्राय कॉपर की तली लगाई जाती है, इसका कारण क्या है। कढ़ाई जो स्टील की बनी होती है, उसमें नीचे से जो बॉटम है, उसका तली जो है बाहर की तरफ, वो कॉपर की क्यों होती है। क्योंकि तांबे की तली
कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है, या ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है, या स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक आसान है, या स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। सही आंसर है ये कि स्टील की बजाय तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए तली जो है वो तांबे की बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, संवहन के द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण हो सकता है ठोस और द्रव में, ठोस और निर्वात में, गैस और द्रव में, या निर्वात और गैस में। तो संवहन के द्वारा गैस और द्रव में ऊष्मा का हस्तांतरण होता है। अगला क्वेश्चन है कि थोड़ा इस ऊष्मा में जो 4-5 प्रकार के जो ऊष्मा की बात आती है इन क्वेश्चंस में, तो उनकी बात कर ले थोड़ा सा कि ऊष्मा ऊर्जा का वह एक रूप है जो अधिक गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ये तो ऊष्मा की परिभाषा होगी। अब गलन ऊष्मा किसे कहते हैं? देखो, गलन ऊष्मा उस ऊष्मा को कहते हैं जो पदार्थ के ताप को स्थिर रखते हुए उसकी अवस्था में परिवर्तन लाती है। जैसे मान लो ठोस है, इसकी अवस्था में परिवर्तन करना है, ठोस से द्रव में बदलना है, या मान लो कि वो द्रव अवस्था में और उसको गैस अवस्था में बदलना है। तो यहाँ पर अवस्था परिवर्तन के लिए बिना तापमान को बढ़ाए उसी तापमान पर अवस्था परिवर्तन करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो गुप्त ऊष्मा होती है। और गुप्त ऊष्मा सोखने के बाद, एब्जॉर्ब करने के बाद ही ठोस से द्रव अवस्था आती है और द्रव से गैस अवस्था आती है। विशिष्ट ऊष्मा, एक इकाई द्रव्यमान के तापमान को एक इकाई डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। देखो, संलयन की गुप्त ऊष्मा ठोस द्रव के लिए आवश्यक ऊष्मा होती है, यानी विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं? तो एक इकाई द्रव्यमान है, मान लो कि हमारे पास द्रव्यमान 1 किलो है, तो 1 किलो द्रव्यमान है जल का है मान लो, तो इसको 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए जितनी आवश्यक ऊष्मा होगी ना, वो उसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है। जैसे 1 किलोग्राम जल का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा आवश्यक है वो उसकी विशिष्ट ऊष्मा है। अब वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा की हमने बात कर ली, और ये 2 प्रकार की होती है, संलयन की और वाष्पीकरण की। संलयन की मतलब कि ठोस से द्रव अवस्था में जब बदल रहे उस समय जो ऊष्मा होगी वो गुप्त ऊष्मा, और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जब हम द्रव से गैस अवस्था में बदल रहे उस समय जो हमें गुप्त ऊष्मा चाहिए वो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होगी, क्योंकि द्रव से गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है और ठोस से द्रव में बदलना गलन कहलाता है। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा है जो पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव अवस्था को उसके क्वथनांक पर उसके गैस अवस्था में 1 किलोग्राम द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक है। क्योंकि वाष्पीकरण क्वथनांक पर होता है, इसलिए क्वथनांक वाले तापमान पर वह ऊष्मा जो द्रव को गैस में बदल दे 1 किलोग्राम को। और संलयन की या गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है कि वह ऊष्मा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ को उसके गलनांक पर द्रव अवस्था में 1 किलोग्राम पदार्थ में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है। यानी गलनांक पर, यानी जब ठोस से द्रव में बदलता है तो वह तापमान गलनांक कहलाता है। तो गलनांक पर वह ऊष्मा जो 1 किलो ठोस को 1 किलो द्रव में बदल दे तो उसको हम कहेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा या संकलन की गुप्त ऊष्मा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊष्मा हस्तांतरण का एक तरीका नहीं है? चालन, संवहन या विकिरण, इनमें से कौन सा ऊष्मा के हस्तांतरण का तरीका नहीं है? पहला या तीसरा, या पहला दूसरा तीसरा, या कौन सा नहीं है? कौन सा तरीका है, कौन सा तरीका है? तो देखो, तीनों ही तरीके जिससे ऊष्मा का हस्तांतरण होता है, चालन ठोस में, संवहन द्रव और गैस में, और विकिरण निर्वात में। तो तीनों स्टेटमेंट सही है कि तीनों ही तरीके हैं। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी के द्वारा गर्म होता है, प्रवाहकत्व द्वारा या संवहन द्वारा या विकिरण द्वारा या इसके अणुओं की गतिविधि के द्वारा? तो देखो, पानी गर्म हो रहा है ना, तो हमेशा संवहन से होगा, चाहे वो केतली में हो रहा है या और किसी बर्तन में हो रहा है, चूल्हे पे हो रहा है, कहीं पर भी हो रहा है, वो संवहन के द्वारा गर्म होता है। गर्मियों के मौसम में घर की सबसे ऊपरी और बाहरी सतह को सफेद रंग से रंगा जाता है। क्यों? क्योंकि सफेद ऊष्मा ऊर्जा को अधिक परावर्तित करती है और ऊष्मा ऊर्जा को कम अवशोषित करती है, या सफेद रंग ऊष्मा ऊर्जा को अधिक अवशोषित करती है और कम ऊष्मा को परावर्तित करती है, या ये सस्ता और लंबे समय तक चलने वाला, या ये निर्माण को बेहतर रूप देता है? सही आंसर है ए, सफेद रंग ऊष्मा ऊर्जा को अधिक परावर्तित करता है। मोस्ट ऑफ द हीट इज रिफ्लेक्टेड बाय द व्हाइट कलर, यानी अधिकतर हीट जो है वो सफेद रंग उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है, और ऊष्मा ऊर्जा को कम अवशोषित करता है, बिल्कुल नहीं या बहुत कम न्यून ऊष्मा का अवशोषण करता है। इसलिए सफ़ेद रंग की बाहर की परत होती है, बस बाहर घर के रंग जो है वो सफ़ेद रंग किया जाता है। थोड़ा बात करते हैं कि सफ़ेद रंग ऊष्मा ऊर्जा को अधिक परावर्तित करती है और ऊष्मा ऊर्जा को कम अवशोषित करती है। यही कारण है कि घर की सबसे ऊपरी और बाहरी परत सफ़ेद रंग की होती है। सफ़ेद रंग गर्मी
का एक खराब उत्सर्जक होता है, इसलिए गर्मियों में सफ़ेद रंग के कपड़े पसंद किए जाते हैं। काला रंग एक अच्छा अवशोषक होता है और गर्मी का बेहतर उत्सर्जक होता है, इसलिए सोलर कुकर के अंदर अंदरूनी भाग को काला रंग दिया जाता है क्योंकि वो अच्छा अवशोषक है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? आपतन के द्वारा, चालन के द्वारा, संवहन के द्वारा या विकिरण के द्वारा? सही आंसर है संवहन के द्वारा। वायुमंडल में वायु है और वायु संवहन के द्वारा गर्म होती है। निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं और उसके स्थान पर ठंडे अधिक सघन पदार्थ ले लेते हैं? तो देखो, ये गर्म धुआं या गर्म गैस ऊपर की ओर उठती है, या गर्म पानी के कण नीचे से गर्मी पाकर ऊपर जाते हैं बर्तन में और ऊपर से ठंडा पानी नीचे की तरफ जाता है, यानी ये संवहन है। संवहन के द्वारा ही गर्म और कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं और ठंडे और अधिक सघन पदार्थ नीचे की तरफ जाते हैं। तो संवहन है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है भीषण गर्मी में ठंडे प्रदेशों में पानी की पाइपें फट जाती है, क्यों फट जाती है? क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, या पानी की पाइपों में संकोचन के कारण, या उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, या उपयुक्त सभी के संयुक्त प्रभाव के कारण? सही आंसर है जमने पर पानी फैलता है, आयतन के प्रसार होता है। 0 डिग्री से नीचे के तापमान पर आयतन फैलता है, आयतन बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि घनत्व कम हो जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, इससे नीचे जाने पर और इससे ऊपर जाने पर घनत्व कम होता जाता है। घनत्व कम होगा तो आयतन बढ़ेगा, इसलिए 0 डिग्री पर पानी जब जमता है तो आयतन बढ़ जाता है, और आयतन बढ़ जाने से जब बंद पाइप के अंदर स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, तो पाइप फट जाता है। थोड़ा बात करते हैं ठंडे प्रदेशों में। सर्दी के मौसम में तापमान जब 0 से कम हो जाता है तो पानी जमने लगता है, और पानी के जमने पर उसके आयतन में प्रसार होता है। आयतन प्रसार के कारण पानी के पाइप फट जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अधिक जलन किससे पैदा होगी? उबलते हुए पानी से, गर्म पानी से, भाप से, या पिघली हुई प्लावी बर्फ से? तो देखो, बर्फ से तो होगी नहीं, और उबले हुए पानी, गर्म पानी, तो उबला हुआ पानी से हो सकती है। भाप और उबले हुए पानी में से सबसे अधिक किससे होगी? तो भाप से होगी। इसका कारण क्या है? क्योंकि भाप के पास वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है। भाई 100 डिग्री सेल्सियस ये क्वथनांक है, इस पर पानी है, जल है, और जब इसने गुप्त ऊष्मा अवशोषित कर ली तो तापमान तो वही रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस ही, और ये चेंज हो गया किसमें? गैस में, भाप में। तो बताओ ज़्यादा ऊष्मा किसके पास में है? भाप के पास, क्योंकि उसने गलन की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अवशोषित कर ली। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा इसके पास में है और इसके पास में नहीं है, तो ऊष्मा अधिक किसके पास में? भाप के पास। इसलिए जलन ज़्यादा किससे होगी? भाप से। ऐसा ही हम बर्फ़ के केस में समझ सकते हैं कि बर्फ़ और जल बर्फ़ जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर है, और अब इसने अगर गलन की गुप्त ऊष्मा अवशोषित कर ली तो ये बिना तापमान बढ़े हुए 0 डिग्री पर जल में बदल जाएगा। लेकिन अधिक ऊष्मा किसके पास है? जल के पास, क्योंकि उसने गलन की गुप्त ऊष्मा अवशोषित कर रखी है। तो ऊष्मा कम किसके पास में? बर्फ़ के पास। तो ज़्यादा ठंडा कौन लगेगा? बर्फ़। हालांकि तापमान दोनों का बराबर है, 0 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से उबलता हुआ पानी 100 डिग्री, इसका भी यही तापमान है, और भाप का भी तापमान 100 डिग्री है, लेकिन अधिक गर्मी कौन देगा? अधिक ऊष्मा किसके पास है? भाप के पास। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या है? देखो, ऊष्मा के अलग अलग मात्रक होते हैं, लेकिन ऐसा ही मात्रक जो ऊष्मा का है वो जूल है। ऊर्जा और ऊष्मा का एक ही मात्रक है, और कार्य का भी यही मात्रक है। निम्न में से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? इनमें से ऊष्मा का मात्रक कौन सा नहीं है? कैलोरी नहीं है, किलो कैलोरी नहीं है, जूल नहीं है, डिग्री सेल्सियस नहीं है। किलो कैलोरी, कैलोरी और जूल ये ऊष्मा के मात्रक है। डिग्री सेल्सियस तापमान का मात्रक है। अगला है केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो देखो, मानव शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री, फ़ारेनहाइट में 88.6 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में होता है 310 डिग्री केल्विन, क्योंकि 273 केल्विन जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। अब जितना डिग्री सेल्सियस में बढ़ेगा ना, उतना इसमें भी बढ़ता जाएगा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 373। अब डिग्री सेल्सियस में जो भी है ना, उसमें प्लस 273 कर लो तो आपको केल्विन आ जाएगा। जैसे 1 डिग्री है तो 1 डिग्री प्लस 273 यानी 274 केल्विन। 5 डिग्री है तो 273 प्लस 5 यानी 278, इस तरह से। तो 37 डिग्री में 273 प्लस कर लो तो आपके पास में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। तो 7 और 3 10 की 0, 1 हासिल। 7 और 3 10 और 11 का 1 हासिल, 3 310 केल्विन। डी सही आंसर है।
सूर्य के प्रकाश का कौन सा विकिरण मुख्य रूप से उष्मा का वहन करता है? सूर्य के प्रकाश में अनेक प्रकार के विकिरण होते हैं। पराबैंगनी विकिरण, अवरक्त विकिरण, गामा विकिरण, पीला विकिरण। इनमें से कौन सा विकिरण है जो उष्मा का वहन करता है, उष्मा लेकर आता है? तो सही आंसर यहाँ पर है अवरक्त, इंफ्रारेड। अवरक्त किरणें जो सूर्य से आ रही है ना, वो उष्मा का वहन करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उष्मा ताप और उष्मा संचरण पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज डिसलाइक भी कर सकते हैं। अपने फ्रेंड के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। तो बने रहिए इस चैनल पर। तब तक जय हिंद।